नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर झगड़ा बरकरार। आरजेडी और कांग्रेस ने कई सीटों पर आमने सामने उतारे उम्मीदवार। भाकपा माले और वीआईपी भी पीछे नहीं। देश ने रक्षा उत्पादन में रचा नया इतिहास। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट ने तैयार की ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली खेप राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जीएसटी बचत उत्सव पर केंद्र सरकार की प्रेस वार्ता। आज सरकार के 3 बड़े मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव करेंगे मीडिया को संबोधित। अमेरिका के साथ नए दौर की व्यापार वार्ता जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमत हुआ चीन। टैरिफ वॉर के कारण दोनों देश के रिश्तों में तनाव। और आज धनतेरस के साथ शुरू हुआ दिवाली का पर्व। बाजारों में छाई रौनक। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जमकर खरीदारी कर रहे लोग। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन है। यहाँ चुनाव की तैयारियों और सत्ता में फिर एनडीए की वापसी के लिए उनकी ओर से पूरी ताकत लगा दी गई, खासतौर पर संगठन के लिहाज से। बिहार में आज अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि उनकी चुनावी तैयारी कैसी है, पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस पर काम हो रहा है या नहीं। किसी तरह की कोई भी कमी पाए जाने पर अमित शाह उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और चुनाव में जीत के लिए टिप्स। इससे पहले कल अमित शाह ने प्रचार अभियान की कमान संभाली और पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के नामांकन की समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटों पर विवाद जारी है। महागठबंधन आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। कहने को तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीट दर सीट इनकी आपस की लड़ाई अब जग जाहिर है। वैशाली की लालगंज सीट पर ही कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे। इस तरह बछवाड़ा, बिहार शरीफ और राजा पाकड़ सीट पर सीपीआई और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। मुंगेर जिले की तारापुर सीट पर भी यही सूरत हाल है। यहाँ वीआईपी और आरजेडी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए। कहलगांव सीट पर आरजेडी ने रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा दोनों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए दोनों चरणों में उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की। कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, जिनमें अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग दोनों को ही प्रतिनिधित्व दिया गया। पहले चरण के तहत भाकपा माले ने 14 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। इनमें भोरे, जीरादेई, दरौली, दरौंडा, कल्याणपुर, वारिसनगर, राजगीर, दीघा और फुलवारी जैसे प्रमुख जो सीट है वो शामिल हैं। घोषित उम्मीदवारों में भोरे विधानसभा सीट से धनंजय, जीरादोई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम, दरौंडा से अमरनाथ यादव, कल्याणपुर से रंजीत कुमार राम, वारिसनगर से फूल बाबू सिंह, राजगीर से विश्वनाथ चौधरी, दीघा से दिव्य गौतम, फुलवारी से गोपाल रविदास, पालीगंज से संदीप सौरभ, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी, आगियाओं से शिव प्रकाश रंजन, तरारी से मदन सिंह, डुमराव से अजीत कुमार सिंह शामिल हैं। भाकपा माले ने फेज 2 में पार्टी के कुल 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए। सिकटा विधानसभा सीट में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि पिपरा सुपौल से अनिल कुमार, बलरामपुर से महबूब आलम, करकट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह और घौसी में रामबली सिंह यादव को टिकट दिया गया। पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया। हालांकि भोरे सीट से भाकपा माले टिकट पर जितेंद्र पासवान ने भी नामांकन किया, लेकिन पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गौरतलब है कि भाकपा माले बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि इन दलों में अभी तक सीट बंटवारे का आखिरी फैसला नहीं हुआ है।
बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दल अब भी माथापच्ची में लगे हुए हैं, जिसे लेकर एनडीए अब महागठबंधन दलों पर हमलावर हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन एक भ्रमित गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट और प्रत्याशियों को लेकर कोई असमंजस नहीं है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। इसीलिए विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है। बड़ी जीत के साथ 14 नवंबर को हम लोग सरकार बनाएंगे। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करी। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि काफ़ी कोशिशों के बाद महागठबंधन के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेरा काफी प्रयास रहा था कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, लेकिन खेल चुनाव विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। गठबंधन नहीं हुआ और हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है और खासकर हमारे साथ में जो हमारा दलित सेना है वो काफ़ी मजबूती के साथ बिहार में है। हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब जब टिकट का फाइनल नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन ये बिहार के लिए मेरे हिसाब से दुर्भाग्य है। वहीं बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की समय सीमा शुक्रवार समाप्त हुई। आज पहले चरण में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। वैध पाए जाने वाले प्रत्याशियों को ही नाम वापसी का मौका मिलेगा। जिनके नामांकन पत्र अवैध या त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे, उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। लखनऊ की ब्रह्मोस इकाई उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे का एक ऐसा पहला केंद्र है जहां मिसाइल प्रणाली निर्माण से लेकर अंतिम परीक्षण तक पूरी प्रक्रिया देश में ही की जाती है। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर भवन का उद्घाटन करेंगे। बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया भी देखेंगे। एयरफ्रेम और एविनॉक्स प्रणाली, वॉरहेड बिल्डिंग में प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन और ब्रह्मोस सिमुलेटर पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि आखिरकार ये ब्रह्मोस इतनी खास है क्यों। ब्रह्मोस की अधिकतम गति जो है वो लगभग 3.5 मैक है। ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा है। ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी दुश्मनों के नाकों चने चबवाने का काम करती है और एक बार छोड़े जाने के बाद ये लक्ष्य को खुद ही ट्रैक कर लेती है। यानी ट्रैकिंग प्रणाली सशक्त है। 290 किलोमीटर की दूरी पर भी लक्ष्य को भेदने की अचूक क्षमता, यानी कि टारगेट की पहचान करने की अचूक क्षमता है ब्रह्मोस में। लॉन्चर, युद्धपोत, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान, इन सभी से ब्रह्मोस की लॉन्चिंग आराम से हो सकती है। हालांकि ब्रह्मोस के अलग अलग संस्करण भी उपलब्ध हैं जिनकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक जाती है। साथ ही ब्रह्मोस 2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर भी काम चल रहा है, यानी कि इसका उन्नत वर्जन। इनकी गति और रेंज मौजूदा मिसाइल्स से कहीं ज़्यादा है, यानी कि जब हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल, यानी कि कोई और मिसाइल इसे भेद पाए, ये नामुमकिन सा ही है। तेज़ गति और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसे अलहदा बनाती है।
दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। राष्ट्रपति भवन परिसर में चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया। चेंज ऑफ गार्ड समारोह का अर्थ सुरक्षा गार्ड्स की जिम्मेदारी को बदलना है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात सैनिकों की ड्यूटी एक निश्चित समय तक होती है, जिसके बाद नए सैनिक उनकी जगह लेते हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया को बेहद अनुशासन और मार्च पास्ट के साथ किया जाता है। ये एक सम्मानित सैन्य परंपरा है जो प्राचीन काल से सेना से जुड़ी हुई है। ये परंपरा केवल सुरक्षा से ही नहीं बल्कि सतर्कता, अनुशासन, परंपरा और निरंतरता का भी प्रतीक है। मार्च नौसेना क्षेत्र में उसके नेतृत्व में बदलाव हुआ। रियल एडमिरल शांतनु झा ने रियर एडमिरल अनिल जग्गी से महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार ग्रहण किया है। शांतनु झा ने 3 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान विभिन्न परिचालन, स्टाफ और राजनयिक कार्यभार संभाले हैं। वो विमान पोत INS विक्रमादित्य के कार्यकारी अधिकारी रहे। INS निशांग, INS कोरा और INS सादुरी की कमान भी संभाल चुके हैं, जिससे पहले वो स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस थे। लद्दाख विश्वविद्यालय के करगिल परिसर स्थित स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहली बार कुट्टू की फसल यानी कि बकवीट से शहद निकाला गया। इससे पहले 2019 में अल्फाल्फा फसल से शहद निकाला गया था। इस वर्ष संस्थान में अल्फाल्फा और कुट्टू की फसल के साथ साथ मधुमक्खी पालन किया गया। इसके बाद दोनों फसलों से सफलतापूर्वक शहद निकाला गया। करगिल की उच्च ऊंचाई वाली जलवायु और पुष्प डाइवर्सिटी ने इस शहद को एक अनूठी सुगंध और स्वाद प्रदान किया। इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले शहद उत्पादन की अपार संभावनाओं को ये दर्शाता है। वक्त एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। देश भर में आज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज से दिवाली के उत्सवों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सोने और चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन खरीदने के लिए इसे शुभ मानते हैं। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत आज धनतेरस से हुई। पूरे देश में आज का दिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा अनुसार आज के दिन सोना, चांदी और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लोग खरीदते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के सरोजिनी नगर में स्थित सिंधिया पॉटरी मार्केट में सुबह से ही खरीदारी हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है और अभी हम सिंधिया मार्केट में हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही ग्राहकों का आना शुरू हो गया। उत्साह जो दिल्ली वासियों में देखने को मिल रहा है ना, वो यहाँ पर अद्भुत है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जिन लोगों ने अपनी यहाँ दुकानें लगाई हुई हैं, उनसे भी चलकर बात करते हैं और जानेंगे कि आज का कैसा माहौल रहने वाला है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार की दीपावली स्वदेशी दीपावली है, लोकल फॉर वोकल की दीपावली। स्वदेशी चीज़ें ही लेनी चाहिए ताकि इन सब लोगों को काम मिले। और जो अब ये सारे इतनी मेहनत करते हैं, एक दिए को बनने में कितना टाइम लगता है, बल्कि दियों से मतलब नॉट आप लाइट्स लो, आप ये दिए लो जो ये लोग सब बनाते हैं मिट्टी के और जो हमारे मतलब इंडिया के हैं। तो आई थिंक सबको धनतेरस और दिवाली दियों के साथ मनानी चाहिए। दुकानदारों से भी बात करते हैं कि आज सुबह, क्योंकि आज धनतेरस है और हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और दीपावली पे दुकानदारी भी अच्छी है और माल अपने ही बनाते हैं हम लोग और चाइना का नहीं बेचते हैं और माल भी अच्छा बिक रहा है वैसे। और अपना ही माल बना करके
बेचते हैं हम लोग। कि इस बार की दीपावली में क्या कुछ खास आप महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली मैं खुद बहुत एक्साइटेड था, मेरे को लक्ष्मी गणेश लेने थे, तो ये पोट्री मार्केट है सबसे बेस्ट मार्केट और मैं नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ यहाँ पे घूमने के लिए और आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी। इस बार दोहरा तोहफा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तो जीएसटी कम हुआ है और साथ ही साथ स्वदेशी उत्पाद यानी लोकल फॉर वोकल की जो बूम आपको पूरे मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मोदी जी ने जो किया है वो तो बहुत अच्छा किया ही है, साथ में हम लोग को भी जो है स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, ना कि हम लोगों को जाके शॉप्स और बड़ी बड़ी जगहों से सामान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान का त्यौहार है और हमें अपनी लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करनी चाहिए इसके। ना सिर्फ खरीदारों के लिए बल्कि दुकानदारों के लिए ये दीपावली बेहद खास है, यानी कि सभी के लिए ये दीपावली कई सारे तोहफों के रूप में आई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दोहरा तोहफा दिया ही है, एक और जीएसटी कम करके और दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल का आह्वान करके। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश भर में दीपावली की रौनक चारों ओर बिखरी हुई है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दिव्य आलोक में नहाने के लिए तैयार। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी लाइट्स के साथ सजाया गया है, जिससे पूरा क्षेत्र स्वर्गिक आभा से दमक उठा। इस बार का दीपोत्सव श्रद्धालुओं के लिए केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति, आस्था का जीवंत उदाहरण है। लाखों श्रद्धालु दीपों के इस अद्भुत छटा के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। राम की जो भव्य सजावट है और फिर जो राम की स्थापना हुई है, बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम दर्शन करने आते हैं हनुमानगढ़ी में और श्री राम जी की। मैंने रात को ही एंट्री लिया अप्रॉक्स 2 या 3 बजे। मतलब इतना ब्यूटीफुल, मतलब बियॉन्ड लिमिट। मतलब आपको पूरा राम भगवान का फील हर जगह से आएगा। इवन किसी से बात करेंगे और अभी हम हनुमानगढ़ी भी होके आ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा वहाँ वाइब पूरा, मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। मतलब आने पे लगा कि जैसे यहाँ पे हमारा मतलब पूरा बहुत अच्छा लगा। इस बार कुछ खास इसलिए कि जो हमारे राम जन्मभूमि के चार मुख्य द्वार हैं, उनका नामकरण हुआ, जिसमें से एक आप देख सकते हैं हमारे पीछे द्वार है। उस द्वार को जो है श्री रामानंदा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी के नाम पे इस द्वार का नामकरण हुआ है। और इसको हम लोग पूरी रात, अभी 20% काम हुआ है, जो आज पूरी रात में फाइनल करके इसको कल सुबह में रेडी कर दिया गया। देश भर में दीपावली को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। अयोध्या इस वर्ष फिर जगमगाने को तैयार है। त्रेता युग की वापसी थीम पर आधारित ये दीपोत्सव श्रद्धा, संस्कृति और तकनीक का अद्भुत संगम होगा। राम की पैड़ी पर भगवान श्री राम की लंका विजय उपरांत अयोध्या आगमन की कथा को जीवंत करने के लिए 32 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा पुष्पक विमान बनाया जा रहा है, जिसकी डिजाइन मोर की आकृति पर आधारित है। आधुनिक ईपीसी सीट सामग्री से सजे इस राजसी विमान के साथ पूरा परिसर दिव्यता से आलोकित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में हो रहे इस आयोजन में रामायण काल की पवित्रता और आधुनिकता की चमक को ये एक साथ समेटे है। इस बार लाखों दियों से रामलला की नगरी को आलोकित करने की तैयारी अंतिम चरण में है, जहां हर दीप में भक्ति और प्रकाश में परंपरा झिलमिला उठेगी। दीपावली के पावन अवसर पर जर्रा जर्रा रोशन हो उठा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद लाखों दियों से जगमगा उठा। रामनगरी अयोध्या की तर्ज पर शहर भर में 11 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। दीपकों से सारे शहर में भव्यता का माहौल देखा गया और नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसकी सराहना की। नगर आयुक्त देवांशु पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर दिवाली का पूरा जो आयोजन है उत्साह के साथ मनाया जाए। पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। उन्होंने कहा कि इस साल मुरादाबाद में 11 लाख दी और 1500 ड्रोन्स का भव्य शो उसका आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा है और जो उनके दिशा निर्देश हैं, वो सभी शहरों के लिए समान है कि दिवाली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए। पूरे शहर में उत्सव का माहौल होना चाहिए। इस साल हमने 11 लाख दिए और 1500 ड्रोन का भव्य शो कराने का आयोजन किया था और हम पूरी तरह सफल हुए। हमें बहुत खुशी है कि हम इस तरीके से लगातार दूसरे वर्ष हमने इस तरीके से आयोजन किया है और निरंतर हम ये आयोजन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई दी। एक संदेश में उन्होंने लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। भगवान धनवंतरी सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनतेरस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धनतेरस के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धनवंतरी से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूं। असम में आज कांति बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा है। कांति बिहू के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांति बिहू के अवसर पर मैं असम के अपने सभी भाई बहनों की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाए। वक्त छोटे से ब्रेक का है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद का स्वागत। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हालात पर पहुंच गया। गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। वहीं वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली में लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर है। हम 15-16 घंटे रोड पर रहते हैं सर, तो इतनी आंखों में जलन है, इतनी आंखों में जलन है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है। सुबह जब निकलते हैं तो जैसे धूप वगैरह तो काला काला काले टाइप का, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा वो है। पॉल्यूशन का दिक्कत तो है, गले में खराश भी है उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, और खांसी जुकाम और तबीयत को भी थोड़ा डाउन कर रही है। पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा रहा है और डस्ट मट्टी काफ़ी उड़ी है रोडों पे, और आंखों में धुंधलापन छाया है। रोडों पे जो है डस्ट मट्टी गाड़ी की वजह से कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कल मेरी आइस भी लाल हो रही थी और आज मॉर्निंग में भी चुभन सी हो रही है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए फन कार्य कश्मीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत और आवाज़ के संगम से श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी लोक संगीत और छकरी परंपराओं की विरासत पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से घाटी के लोक आवाज़ों को संरक्षित और बढ़ावा दिया जा रहा है। फनकार कश्मीर का ये 3रा सीजन था, जिसमें 30 गायकों ने हिस्सा लिया। फनकार कश्मीर के विजेता शकील अहमद मीर की आवाज़ ने सबको मंत्रमुग्ध किया। इस आयोजन का मकसद जम्मू कश्मीर की संस्कृति और लोक गायन को लोगों के सामने लाया जाए और स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाए। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर रहनानी सिंह ने कहा कि लोक संगीत हमारा भावनात्मक इतिहास है, इसे सुना जाना, साझा किया जाना और कायम रखा जाना चाहिए। हमारे पास 10 फीमेल रजिस्ट्रेशंस थी। मेरे लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि लड़कियों को बाहर निकालना, उनका टैलेंट स्टेज पे लाना बहुत मायने रखता है यहाँ पे, और कश्मीर में तो और भी ज़्यादा। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे कश्मीर के टैलेंटेड यूथ को स्टेज मिले, उनका हुनर पहचाना जाए। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसके 3 क्रिकेटर्स सहित 17 लोगों की मौत हुई, 16 लोग घायल। पाकिस्तान ने हवाई हमला अफगानिस्तान के प्रतिक्का प्रांत के ज़िलों में किया। हवाई हमलों में कथित तौर पर देश के उर्गुन और बरमल ज़िलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 क्रिकेटर्स की मौत पर दुख जताते हुए पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला से नाम वापस लेने की घोषणा की। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में ACB ने कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रतिक्का प्रांत के उर्गुन ज़िले के बहादुर क्रिकेटर्स की दुखद शहादत पर गहरा दुख जताता है, शोक व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। बोर्ड ने कहा, इस हृदय विदारक घटना में 3 खिलाड़ी कबीर सिबुतुल्ला और हारून और उर्गुन की मौत हुई है। चीन ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक नए दौर के व्यापार की वार्ता जल्द शुरू करने पर सहमत हुआ। ये कदम दोनों देशों की शीर्ष नेताओं द्वारा आपसी टैरिफ युद्ध से बचने के प्रयासों के तहत उठाया गया। चीन के उप प्रधानमंत्री और प्रमुख वार्ताकार लिफेंग और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच वीडियो कॉल के बीच बातचीत हुई। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार दोनों के बीच बातचीत में सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने ये संकेत दिया कि वो व्यापारिक मतभेदों को बातचीत के जरिए
सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए गंभीर है। दोनों के बीच व्यापारिक वार्ता का वैश्विक व्यापारिक माहौल पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। अमेरिका ने चीन पर 100% के भारी भरकम टैरिफ की घोषणा की, जो 1 नवंबर से लागू होगा। कम निवेश में ज़्यादा कम और जो ज़्यादा तेज़ मुनाफा है, ये विचार हर किसी को आकर्षित कर सकता है, लेकिन ये जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी। क्रिप्टो करेंसी भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिना किसी नियंत्रण के चलती है, इसलिए साइबर ठगों की ये पहली पसंद है। भारत सरकार ऐसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई करती है जो FIU में रजिस्टर्ड नहीं है।